दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भाषण में अगर तंज हो, भाषण में अगर अहंकार हो, भाषण में अगर गैर जिम्मेदारी पूर्ण स्थितियां विकसित हो रही हो, भाषण में अगर अपने लिहाज से इतिहास के किसी भी पन्ने को परिभाषित करने की सोच हो, तो वो भाषण क्या होगा। दरअसल हम जिस भाषण का जिक्र कर रहे हैं वो कोई ऐसा भाषण नहीं है जिसे पहली बार दिया जा रहा हो। एक परंपरा रही है संसद के भीतर में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, जिसमें सरकार की उपलब्धियों की पूरी गाथा कही जाती है और उसमें बड़ा लंबा वक्त लगता है। और उस गाथा पर यानी उस अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव होता है, उस पर लोकसभा राज्यसभा तमाम जगहों पर चर्चा होती है और सदन के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री आखिर में धन्यवाद प्रस्ताव देते हैं। तो आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रधानमंत्री दे रहे थे, वो राष्ट्रपति के अभिभाषण के वक्त का दुगना हिस्सा था और शायद इसीलिए उस भाषण में वह सब कुछ था जिसका जिक्र हमने कर लिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी, राष्ट्रपति के अभिभाषण के वक्त सीधे सीधे दो लाइन में कृषि कानूनों को लेकर राष्ट्रपति ने मुहर लगाई थी। यह आर्थिक सुधार इस देश की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने आज उसे अपने लिहाज से परिभाषित करना शुरू किया और आर्थिक सुधार के समकक्ष सामाजिक सुधारों को जोड़ दिया। इस देश के भीतर में जब राजा राम मोहन राय देश में कुरीतियों को समाप्त करने के लिए आंदोलन कर रहे थे, उस वक्त की कुरीतियों को लेकर इस देश के भीतर में जो भी सुधार हुए उसे भी कृषि कानून के सुधार से जोड़ दिया। ऐसा भाषण आपने कभी सुना नहीं होगा, क्योंकि आर्थिक सुधार और सामाजिक सुधार के लेकर एक बड़ा भाषण संविधान सभा के भीतर में बाबा साहब अंबेडकर ने भी दिया था और उन्होंने बहुत साफ तौर पर आर्थिक सुधार को लेकर जो लकीर खींची थी, उसमें सामाजिक न्याय सर्वोपरि बताया था। यानी सामाजिक न्याय की परिस्थितियां कैसे विकसित होती है, इसका भी जिक्र किया था। लेकिन आज हम जिक्र तो प्रधानमंत्री के अभिभाषण पर दिए गए धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर और किसानों को लेकर उनकी जो समझ है, या फिर किसानों को आर्थिक सुधार से कैसे जोड़ा जाए, उनकी आय कैसे बढ़ा दी जाए, बाजार में वो अपनी फसल को कैसे बेच सकें, छोटे और सीमांत किसान जो हैं जिनके पास कम जमीन होती है, उनके हित के लिए सरकार किस तरीके से सारे सुधार करने को तैयार है, ये सारी बातें भाषण में आज खूब विस्तार के साथ दी गई, इसीलिए दुगना वक्त लगा। लेकिन हमें लगता है आज सिलसिलेवार तरीके से समझने की जरूरत इसलिए है क्योंकि राज्यसभा में जिन्हें पैरासाइट कहा था जिन आंदोलनकारियों को, आज उसमें थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश की गई। राज्यसभा में आंदोलनकारियों का पैरासाइट शब्द लोकसभा पहुंचते पहुंचते ईमानदार किसान के आंदोलन को देखने लगा। पहली बार किसानों को ईमानदार आंदोलन के तौर पर देखा गया, लेकिन बावजूद इसके आंदोलन जीवी शब्द शायद उन राजनीतिक दलों के लिए उनके जुबान से निकला ही जो बार बार पैरासाइट की दिशा में जाता है। और हमें पता नहीं क्यों जा रहा है, इस पैरासाइट शब्द के बाद किसान नेता राजोवल जहां जहां जा रहे हैं वो एक ही बात का जिक्र कर रहे हैं कि दरअसल प्रधानमंत्री ने हमें गंदी नाली के कीड़े के तौर पर देखा है, हमें पैरासाइट कहा है, परजीवी कहा है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल संसद के भीतर कैसे हो सकता है? यानी किसान नेता भी इस बात को दिल पे लेकर महसूस कर रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने आज जो परिभाषा गढ़ी किसानों को लेकर, हमें लगता है आज उसे समझने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों को आर्थिक सुधार से जोड़ा और इस बात का जिक्र बहुत साफ तौर पर कहा, आपको चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन यह इस देश को चाहिए और इस देश को चाहिए तो आपके चाहने नहीं चाहने से कुछ नहीं होगा, यह तो हम ही तय करेंगे। जैसे क्या क्या इस देश ने तय किया है? इस देश ने दहेज कानून को बनाया है, दहेज खत्म किया है, उसके पैरेलल में इन्होंने कृषि कानून को जोड़ दिया। 3 तलाक का कानून, बाल विवाह, शादी की उम्र तय करना, बेटियों को संपत्ति में हक देना, शिक्षा का अधिकार देना, यानी यह सब कुछ कृषि कानून बनाए गई परिस्थितियों के साथ जोड़ दिया गया। बात उसके भी आगे निकली और कहा गया आपने तो नहीं मांगा था आयुष्मान योजना, आपने तो नहीं मांगा था जनधन, आपने तो स्वच्छ भारत नहीं मांगा, आपने शौचालय नहीं मांगा, आपने कुछ भी नहीं मांगा, हमने सब कुछ दिया, तो 3 कानूनों को लेकर आपत्ति क्यों है? यहां पर एक सवाल पूछा जाना चाहिए कि भूमि सुधार कानून जब आप लेकर आए थे तो उसे आपने यू टर्न क्यों ले लिया?
वह भी तो आप ही की सोच थी। सीएए को लेकर या एनआरसी को लेकर आजकल आप खामोश क्यों हैं? वह भी तो आप ही की सोच है। बहुत सारे सवाल हैं इस दौर में जो निकल सकते हैं, लेकिन सामाजिक सुधार और आर्थिक सुधार के बीच हमको लगता है आज एक लकीर को समझना चाहिए। बहुत साफ तौर पर संविधान सभा ने इस बात का जिक्र भी किया था कि जो आर्थिक सुधार है उसमें समाज के भीतर जो एक समानता होनी चाहिए, वह जब तक नहीं आएगी तब तक उसको लागू करने का कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि महात्मा गांधी भी कहते थे इस देश में बड़ी असमानता है और बहुत ही गरीबी है। कोई भी सुधार लेकर आएंगे उसको पैसे वाला हड़प लेगा। अब आप सोचिए, 47 का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं, इतने बरस बाद भी प्रधानमंत्री समझ नहीं पाए कि भारत की असमानता और पैसे वाले किस रूप में सारी चीजें हड़प लेते हैं। और एग्रीकल्चर में भी वो जो कानून बनाकर लाए हैं और आज उन्होंने बड़े शानदार तरीके से परिभाषित किया, यह कहकर किया कि हमने एमएसपी नहीं हटाई है, हमने मंडी नहीं हटाई है, हम तो कुछ एक्स्ट्रा लेकर आए हैं, आप चाहें तो उसको अपनाएं, ना चाहे तो ना अपनाएं। यानी इस देश के भीतर में गरीब अपनाए या ना अपनाए की परिस्थिति में है। इस देश के भीतर में किसान मजदूर जो है, आपने एक बड़ी लकीर खींच दी और उस लकीर के अनुकूल इस देश के पैसे वालों को कर दिया। और उसके बाद आपके सवाल हैं ये कि आप इसे अपनाइए या ना अपनाइए। मंडी के पैरेलल में बिना टैक्स के अनाज बेचे जाने की परिस्थितियां इस देश में शुरू होगी तो मंडी जीवित कैसे रह पाएगी? और जिस टेक्नोलॉजी का जिक्र मंडी को आधुनिक बनाने की दिशा में किया जा रहा है, उसका मतलब यह है कि वहां पर जो भी फसल आएगी उसकी पूरी माप के साथ बताया जाएगा इतना प्रोडक्शन है, लेकिन किसानों को क्या मिलेगा? और यह सवाल इस देश में किसानों को क्या मिलता है, हमें लगता है इसमें भी आज प्रधानमंत्री चूज एंड थ्रो की स्थिति में थे। उन्होंने भारत की अर्थनीति, चौधरी चरण सिंह ने जो किताब लिखी 1979 में, उसका जिक्र किया। उस किताब में उन्होंने उसी हिस्से को लिया जिसमें किसान देश के किसी भी बाजार में जाकर अपना माल बेच सकता है। लेकिन इस किताब के भीतर का असली सच यह है कि इस देश में फसल कोई भी किसी भी रूप में उपजाए, किसान और मजदूर की स्थिति क्यों लगातार बिगड़ी नहीं रहती है, बल्कि न्यूनतम की दिशा को देखती है, और लागत का मूल्य भी क्यों नहीं मिल पाता है, इसकी उन्होंने बड़ी शानदार व्याख्या की है। इस व्याख्या को भी प्रधानमंत्री को बताना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र नहीं किया। लेकिन आज भाषण में जब जिक्र हो रहा था तो इस संविधान सभा में दिए गए एक छोटे से हिस्से का जिक्र करने की जरूरत है, जो डॉक्टर अंबेडकर ने उसमें जिक्र किया था कि जब तक बेरोजगारी है, जब तक ग्रामीण व्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था शहर को टक्कर देने की स्थिति में नहीं है, जब तक जातिगत भेदभाव है, जब तक इस देश के भीतर में जो पिछड़ा, जो आखिरी तबका होता है, उसका एक्सप्लॉयटेशन है, महिला उत्पीड़न है, ये चीजें अगर खत्म नहीं होगी तो फिर आर्थिक सुधार सार्थक हो ही नहीं सकता है। यानी इसके लिए सामाजिक न्याय की जरूरत है। क्या प्रधानमंत्री सामाजिक न्याय के साथ अपने आर्थिक सुधार को जोड़ पाने की स्थिति में आ पाएंगे? उन्होंने उदाहरण दिया है, और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इस देश के किसानों को अब संविधान अपने तमाम आंदोलन के बीच में रखना चाहिए, और बार बार देश के कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री को कहना चाहिए एक बार संविधान तो पढ़ लीजिए, क्योंकि संविधान में जिन बातों का जिक्र है उसमें बहुत साफ तौर पर कहा गया है, पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दीजिए, उचित आय नीति को लागू कीजिए और गरीबी उन्मूलन को खत्म कीजिए। इस प्रोसेस में चीजों को लेकर आइए, गरीबी खत्म हो जाए, एक समानता हो। लेकिन भारत आज की परिस्थिति में जिस बाजार अर्थव्यवस्था को जी रहा है और जिसके लिए ये 3 कृषि कानून आए हैं, उसमें भारत में बेरोजगारी चरम पर, असमानता चरम पर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आपके लिए मायने नहीं रखती है, और जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है वो सिर्फ कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियलिस्टों के लिए, तो कैसे काम चलेगा? हमें लगता है कि एक क्षण के लिए आज प्रधानमंत्री का ही जिक्र जब हो रहा है तो इस बात का भी जिक्र होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के साथ ब्रिटिश सत्ता का जिक्र किया, शुरुआत में ही किया, और उन्होंने कहा कि भारत कई महाद्वीप में बटा हुआ है और ये एक राष्ट्र के तौर पर नहीं बन पाएगा। यह उस दौर की ब्रिटिश सत्ता सोचा करती थी, और भारत एक देखिए राष्ट्र के तौर पर उभर आया, लोकतंत्र इसकी रगों में बहता है। इसका जिक्र भी करना पड़ा कि लोकतंत्र हमारी रगों में दौड़ता है, यकीनन दौड़ता है, और लोकतंत्र जहां आहत होता है वहां इस देश में आंदोलन शुरू हो जाते हैं, और आंदोलन पैरासाइट नहीं होते हैं, आंदोलन परजीवी नहीं होते हैं। यह भी समझना होगा, भारत में आजादी भी आंदोलन के समानांतर ही मिली। बहरहाल
आंदोलन को आज, किसानों को आज महत्ता प्रधानमंत्री दे रहे थे, इससे इनकार नहीं है, बार बार आग्रह भी कर रहे थे आप बातचीत के लिए आइए, लेकिन बताइए, रंग ना देखिए ब्लैक एंड व्हाइट, यह बताइए इसमें मुश्किल क्या है। यानी प्रधानमंत्री इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, अगर एक कानून इस देश में बना दिया जाए जो पैसे वालों के अनुकूल रहेगा तो गरीब को पैसे वालों की तरफ ही ताकना पड़ेगा, इसके अलावे उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। जो जाति समीकरण इस देश में राजनीतिक व्यवस्था ने उसको एक्सप्लॉइट किया और सत्ता पाती है, वह भी कोई छुपा हुआ नहीं है। लेकिन बहरहाल जब जिक्र कर रहे थे तो पता नहीं क्यों हमें आजादी के लगभग 5 महीने के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में चर्चिल का एक भाषण है। चर्चिल ने भारत के बारे में उस वक्त क्या कहा था, आज प्रधानमंत्री को यह याद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिक्र ब्रिटिश सत्ता के दौर में भारत को एक राष्ट्र के तौर पर यह नहीं बन पाएगा इसका जिक्र किया है। जिस बात का जिक्र हुआ है उसमें बहुत साफ तौर पर चर्चिल ने क्या कहा था। चर्चिल ने कहा था, सत्ता दुष्टों, बदमाशों और लुटेरों के हाथों में चली जाएगी। यह भारत के संदर्भ में जिक्र था। भारत के सभी नेता ओछी क्षमता वाले और भूसा किस्म के व्यक्ति होंगे, उनकी ज़बान मीठी होगी लेकिन दिल निकम्मे होंगे। वे सत्ता के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे और इन राजनीतिक झड़पों में भारत का खात्मा हो जाएगा। भारत का खात्मा तो नहीं होगा, लेकिन भारत की राजनीतिक व्यवस्था ने भारत को खोखला जरूर कर दिया है। और इसी भाषण के बाद का हिस्सा देखिए, एक दिन आएगा जब भारत में हवा और पानी पर भी टैक्स लगा दिया जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा टैक्स लगता है और इसकी मिसाल तो हमें लगता है पेट्रोल डीजल से ही कर लीजिए। फरवरी के महीने में जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रति बैरल तेल मिल रहा था वह तकरीबन $20 था। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब मिल रहा है 65 बैरल। मनमोहन सिंह के दौर में मैक्सिमम गया था $110 बैरल। और इन तीनों परिस्थितियों में देखिएगा तो जिस समय $20 बैरल तेल मिल रहा था, भारत के बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमत हाईएस्ट पॉइंट पे थी, लगभग 70, 72, 75 रुपए तक। आज उसकी स्थिति और बढ़कर हो गई है, लगभग कई जगहों पर तो यह $100 तक पहुंच गया है। और मनमोहन सिंह के दौर में जब $110 बैरल था, उस वक्त भी कीमत जो थी ₹62 थी। आप कहेंगे उस समय रुपए का मूल्य इतना था, डॉलर का मूल्य इतना था, आप कहिए, लेकिन एनालिसिस जब कीजिएगा कि भारत के पड़ोसी राज्यों में ही जिन्हें भारत ही पेट्रोल डीजल सप्लाई करता है, उसमें भूटान भी आता है, उसमें श्रीलंका भी आता है, उसमें नेपाल भी आता है। भारत उन्हें तेल देता है और वो तेल सस्ता बेचते हैं, भारत में महंगा मिलता है। ये कौन सी इकोनॉमी है, इसको आप समाधान कीजिएगा। एक्साइज टैक्स, इनके जरिए भारत की सत्ता चलती है। लेकिन जिक्र आज किसानों का है, क्योंकि बहुत साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया कि छोटे किसानों को लाभ होगा। हमें लगता है जरा सिलसिलेवार तरीके से प्रधानमंत्री जब भी कहते हैं कि हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं, तो अब हमें समझ में आ रहा है कि आज के भाषण सुनने के बाद कि किसानों ने क्यों खामोशी बरत ली थी नरेंद्र सिंह तोमर, जो देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उनके साथ बैठकों में, और सिर्फ एक तख्ती लेकर जाते थे, 3 कानून वापस लो, इसके अलावे कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसी स्थिति क्यों आई? दरअसल उसका सच यह है कि इस सरकार ने जो भी चीजें इंप्लीमेंट की, जैसे सरकार ने कहा हमने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू कर दी, 1.5 गुना कीमत बढ़नी चाहिए, हमने कर दिया उसको। लेकिन स्वामीनाथन ने खुद क्या कहा था, यह भी हमको लगता है एक बार प्रधानमंत्री को देखना चाहिए। उनका यह कहना था कि जो A2 होता है, A2 कहते हैं जो बीज, खाद, कीटनाशक जब किसान बाजार से खरीदता है तो उसकी कीमत होती है। उसके बाद होता है FL का मतलब होता है फैमिली लेबर, यानी जो परिवार काम खेत पे करता है उसकी भी तो कोई कीमत होगी। इन दोनों की कीमत जब मिला दीजिएगा तो एक C2 बनता है, और C2 के में दोनों की कीमत के साथ साथ जमीन का रेंट भी आता है, और जमीन का रेंट माना जाता है लगभग 25% उसमें और जुड़ जाता है। और उसके अलावे अगर उसने कोई कर्ज लिया है तो उसका इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ता है, यानी ब्याज भी देना पड़ता है, वह भी जुड़ जाता है। स्वामीनाथन साहब ने बहुत साफ तौर पर कहा कि जब आप 1.5 गुना बढ़ाएंगे तो C2 का बढ़ाइए, किसी दूसरे का मत बढ़ाइए, यानी बीज, खाद, कीटनाशक, इसको मत ध्यान में रखिए, फैमिली लेबर, इन सबको मिलाइए और उसके बाद 1.5 गुना बढ़ाइए। हमको लगता है एक डाटा लेते हैं 18-19 का, क्योंकि उसी समय से इस बात का जिक्र लगातार हो रहा है कि हमने तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू कर दी है। उस वक्त धान
की जो कीमत थी वह 1560 रुपए से जो बढ़ाई गई थी वह 1750 रुपए में आई थी 18-19 में। 1560 में अगर आप 1.5 गुना बढ़ाते तो यह लगभग 2340 हो जाता, लेकिन 2340 तो हुआ नहीं। इसका मतलब है आपने 1.5 गुना नहीं बढ़ाया, और 1540 में जब 1750 की स्थिति में आए तो आप लगभग 15% ही बढ़ा पाए, 1.5 गुना फिर नहीं हुआ। और अगर पन्नों को टटोलिएगा और एमएसपी को देखना शुरू कीजिएगा तो 10 और 15% के बीच में कमोवेश हर सरकार हर बरस बढ़ाती रहती है, और यह बीते 10 बरस का खाका है, 10 या 15 बरस का खाका आप कह लीजिए, यह एक स्थिति है। दूसरी स्थिति इन सब के बीच में यह आई, जिस बात को जिक्र करने से हर कोई कतराता है, इस